नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, राजनीति में और खासकर चुनाव के समय, चुनाव के वक्त नेताजी का जो चेहरा है, नेताजी की जो बॉडी लैंग्वेज है, नेताजी का जो भाषण है, उसका जो कंटेंट है, उसमें जो तेवर है, बहुत कुछ जाहिर कर देते हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि कितना कॉन्फिडेंस लेवल है नेताजी में और क्या वाकई वो जीतने जा रहे हैं या फिर हार की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर आजकल कर्नाटक का चुनाव चरम पर है। राहुल गांधी भी भाषण दे रहे हैं और मोदी जी भी भाषण दे रहे हैं, लेकिन जो देश का प्रधानमंत्री है, जिसके पास समूची ताकत है, सारी एजेंसियां हैं, मीडिया उसके साथ है, अदालतें उसके साथ हैं, कॉरपोरेट उसके साथ, सब कुछ जिसके हाथ में, वही विक्टिम कार्ड खेल रहा है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। तो देश का प्रधानमंत्री जिसके पास ताकत है और जो सबको जेल भेजने का ऐलान कर रहा है, वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है। और जिसके जेल जाने की नौबत है, जिसको लोकसभा से बाहर कर दिया, सदस्यता रद्द कर दी, सजा दे दी, वो विक्टिम कार्ड खेलने की जगह प्रधानमंत्री से सवाल पे सवाल कर रहा है। जी, सबसे पहले आप अपने भाषण में कर्नाटक की जनता को बताइए कि ये जो 40% कमीशन लिया जा रहा था, इसको रोकने के लिए आपने क्या किया पिछले 3 सालों में। अब दोस्तों, आपने राहुल गांधी को भी सुन लिया और आपने मोदी जी को भी सुन लिया, और ये भी आपने जान लिया कि जो जेल भेज रहा है वो तो विक्टिम कार्ड खेल रहा है, और जो जेल भेजा जा रहा है वो दम ठोक कर सामने वाले से सवाल दर सवाल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने कर्नाटक की नब्ज थोड़ी बहुत पकड़ तो ली है, और 13 मई को क्या होगा वहाँ पर, उसका एक इशारा भी मिल गया आपको, इन दोनों के लहजे से, इन दोनों के तेवर से, इन दोनों के इलेक्शन कार्ड से। लेकिन मैं कर्नाटक तक सीमित नहीं हूँ, और मोदी जी भी, ध्यान रखिएगा, मोदी जी की जो परेशानी है, जो विक्टिम कार्ड है, सिर्फ कर्नाटक को लेकर नहीं है। कर्नाटक में वो हारने जा रहे हैं, जीतने जा रहे हैं। इससे कहीं ज़्यादा बड़ा सवाल मोदी के आगे ये है, पहाड़ जैसा सवाल, कि 24 में क्या होगा। और जैसे मोदी जी को एहसास हो रहा हो कि तीसरी बार वो इस मुल्क के बादशाह नहीं बन पाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, और इस एहसास के पीछे मेरी आपकी रिपोर्ट नहीं है, बीजेपी का खुद का इंटरनल असेसमेंट है। और ये जो असेसमेंट है, इस असेसमेंट से एक चीज़ साफ होती है कि बीजेपी आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों में, 5 स्टेट्स में सिमट के रह गई है, और हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार की तरह, अमित शाह और मोदी, चाणक्य और चाणक्य के बॉस के पांव के तले जमीन सिमट रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2024 के फाइनल में मोदी जी के हाथ से बाजी निकल रही है। इसी पर आज बड़ा खुलासा, तथ्यों के साथ, फैक्ट्स और फिगर के साथ। अब दोस्तों, सीधे मैं बड़ी खबर पर आता हूँ, खुलासे पर आता हूँ, और वो तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उन फैक्ट्स को आपके सामने रखूँगा जिन फैक्ट्स ने मोदी, शाह, नड्डा, जो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसको हिला रखा है। पहले बात करूँगा मजबूती के, उसके बाद बात करूँगा कि वो जो दुखती रग है चाणक्य की, मोदी की, वो कहाँ है। पहले हम 5 बिग स्टेट्स की बात करते हैं जहाँ बीजेपी मजबूत है। और मैंने कहा ना, पिछली बार अगर 2019 आप देखेंगे तो आधे से ज़्यादा, बल्कि 3/4 हिंदुस्तान पर भगवा ही भगवा था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं, आज सिर्फ 5 स्टेट्स, सिर्फ 5 ऐसे राज्य हैं जहां आप कह सकते हैं कि बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी है। और ये राज्य हैं असम जहां 14 सीटें हैं, गुजरात 26, मध्य प्रदेश 29, राजस्थान 25, उत्तर प्रदेश 80, 174 सीटें हैं, जिसमें 2019 में मोदी जी ने वाकई कमाल किया था। असम में 14 में 9 जीती थी, गुजरात में पूरा क्लीन स्वीप 26 में 26, मध्य प्रदेश स्वीप 29 में 28, राजस्थान में 25 में 24, और उत्तर प्रदेश में 62 + 2 आप 64 कह लीजिए, बल्कि 64 ही मानिए, 151 सीटें थोक में
बीजेपी को मोदी जी की झोली में इन 5 राज्यों से गई। और आज की स्थिति अगर आप देखें तो असम में स्थिति मजबूत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हेमंत बिस्व शर्मा है, इन्होंने कांग्रेस को बिखेर रखा है सारी तिगड़ में। हिंदुस्तान में अगर कोई मुख्यमंत्री सारे खेल खेल रहा है तो अमित शाह और मोदी की शय पर यही शख्स है, हेमंत बिस्व शर्मा, पुराने कांग्रेसी जो अब भाजपा के सबसे लॉयल हैं। उसके बाद गुजरात को आप कह सकते हैं कि जब तक मोदी और शाह हैं, गुजरात उनके हाथ से जाने वाला नहीं है। और चाहे जितने भी थपेड़ों का, मुसीबतों का सामना करना पड़े, गुजरात जीत ही जाते हैं। तो गुजरात में फिर वही स्थिति आपको देखने में मिलेगी। मध्य प्रदेश जो एक हिंदू लेबोरेटरी रही है काफ़ी पुरानी आरएसएस की, और वहाँ जड़ें सबसे गहरी हैं, वहाँ भी आप कह सकते हैं कि उसे भी बीजेपी अपने को एक टफ और अपने बीजेपी उसको एक मजबूत राज्य मान के चल रही है। राजस्थान में अगर आप देखें तो जहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई है आपस में, उधर पिछले कुछ महीनों में बीजेपी, आरएसएस और आरएसएस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने वहाँ पर एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को पूरी तरह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऑफ राजस्थान, उस ध्रुवीकरण को तेज किया। और इस ध्रुवीकरण के आधार पर, और यूं कहें गहलोत और पायलट की जो लड़ाई है, बंदरबाट है, इन सब के बीच राजस्थान में बीजेपी फिर कोशिश कर रही कि उसको सीटें मिलेंगी लोकसभा में। और उत्तर प्रदेश के कहने क्या, वहाँ तो बुलडोज़र और एनकाउंटर चल रहा है। और जहाँ मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है इस देश में, वहाँ पर योगी जैसा भगवाधारी एक मुख्यमंत्री है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का क्या आलम होगा। और वो जो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, वो जो फसल है एनकाउंटर की, वो बीजेपी बिल्कुल भी कैश करने से पीछे नहीं हटेगी। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग है वो यूपी है, उसमें योगी एक कारण है और एक बिखरा हुआ विपक्ष है, क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं कि बसपा सपा एक साथ आ जाएं। तो ये एक 5 स्टेट हैं, 5 बिग स्टेट, जहाँ पर मजबूती से खड़ी है। 174 सीटें हैं, जहाँ पर 150 से ज़्यादा सीटें मोदी और शाह ने जीती थी। और आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 2024 में जो बुनियाद है बीजेपी की, वो यही 5 राज्यों तक सिमट गई है। अब दोस्तों, बीजेपी के जो बिग 5 हैं उसकी रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी। वहाँ पर बीजेपी की स्थिति आज भी मजबूत है। उम्मीद है वहाँ पर मोदी और शाह को कि यहाँ से हम फिर से पिछली जैसी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन उस परफॉर्मेंस से मोदी जी सरकार नहीं बना सकते। और जो दुखती रग है, अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं छोटे राज्यों की, जहाँ पर बीजेपी जीत भी सकती है, हार भी सकती है। बीजेपी को अपने असेसमेंट में ही कॉन्फिडेंस नहीं है। वो जो राज्य हैं उसमें हरियाणा है, जहाँ पिछली बार 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। उत्तराखंड है, 5 की 5 सीटें जीती। हिमाचल प्रदेश है, 4 में 4 सीटें जीती। झारखंड 14 में 11, छत्तीसगढ़ 11 में 9, दिल्ली में 7 में 7। स्वीप है, आप कह सकते हैं 50 से ज़्यादा सीटों में 46 सीटें। आप सोचिए, स्ट्राइक रेट की कल्पना करिए, 51 में 46 सीटें पिछली बार जीत गए। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर हरियाणा अगर आप देखें, हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा जिस तरह से कांग्रेस की तरफ बल्लेबाजी कर रहे हैं, खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री हैं वो बैकफुट पर हैं। और ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार चौटाला परिवार को एकजुट कर लें। हो सकता है दुष्यंत चौटाला अगली बार विपक्ष की छतरी के नीचे आ जाए। स्थिति हरियाणा में बहुत अच्छी नहीं है मोदी जी की। हिमाचल प्रदेश का आपने हाल देख ही लिया, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मोदी जी वहाँ कुंडली मार के बैठ गए, डेरा डाल के बैठ गए, लेकिन जीत नहीं पाए, बुरी तरह हारे विधानसभा चुनाव में। झारखंड एक ऐसा आप कह सकते हैं, एक ऐसी ज़मीन है जहाँ बीजेपी का कमल खिलता रहा है। पिछली बार भी वहाँ 14 में से 11 सीटें जीती थी। अब की हेमंत सोरेन एक दीवार बन गए। तमाम कोशिशें चाणक्य ने की, ऑपरेशन लोटस के थ्रू सरकार गिराने की, रिश्वत कांड, घूस कांड, सब कुछ हुआ, मुकदमा कचहरी सब कुछ कर लिया। हेमंत सोरेन डटे रहे और अभी भी डटे हुए हैं। और नीतीश की काफ़ी बैकिंग है, तेजस्वी के दोस्त हैं, और हो सकता है कि नीतीश का असर आपको झारखंड में भी दिखे। तो ये भी एक कमज़ोर कड़ी है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने बहुत अच्छी आप कह सकते हैं बैटिंग कर रहे हैं। कई बीजेपी के बड़े नेता टूट के उनके पास आ रहे हैं। और वहाँ पर रमन सिंह जो सबसे बड़ा फेस थे बीजेपी का, आज भी आप कह सकते हैं कि वो उस स्थिति में नहीं है जहाँ वो आज से 10 साल या 5 साल पहले खड़े थे। बीजेपी एक कमज़ोर विकेट पे छत्तीसगढ़ में।
और दिल्ली में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर केजरीवाल और कांग्रेस, जैसा कि लग रहा है, अगर थोड़ा मिलजुल कर एक अंडरस्टैंडिंग के साथ नीतीश के रहते हुए एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तालमेल हो जाता है दिल्ली में, तो बीजेपी के लिए दिल्ली में 7 सीटें तो जीतना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो राज्य हैं जहाँ पर पिछली बार 46 सीटें, अब मान लीजिए 50 सीटें जहाँ जीती हूँ, वहाँ पर भी थोड़ी सी सांस फूलने लगी है चाणक्य की। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं उन 4 राज्यों की जहां पर बीजेपी का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हिला हुआ है, जहां पर चाणक्य को, अमित शाह को समझ नहीं आ रहा तो करें तो क्या करें, बिसात बिछाएं तो कैसी बिसात बिछाएं, रणनीति हो, स्ट्रैटेजी हो तो क्या हो, और समझ मोदी जी को भी नहीं आ रहा। और ये जो 4 राज्य हैं, ये सबसे बड़े राज्य हैं। महाराष्ट्र 48 सीट, बिहार 40 सीट, कर्नाटक 28 सीट, पश्चिम बंगाल 42 सीट, कुल मिलाकर 158 सीटें। और पिछली बार 123 सीटें मोदी जी ने जीती थी। यहाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, प्लेजेंट सरप्राइज था बीजेपी के लिए, 123 सीटें ले गए। और शायद इसी वजह से वो 300 पार कर गए, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल जैसे मिसाल के तौर पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 18 सीटें वो जीतेंगे, लेकिन जीते। इस बार क्या हुआ है, महाराष्ट्र में साथी उनसे बिछड़ गया, उद्धव ठाकरे, आज वो दुश्मन है सबसे बड़ा महाराष्ट्र में। इसी तरह अगर आप बिहार देखें तो सुशासन बाबू जो हैं, उनकी कट्टी हो चुकी है मोदी जी से, वो एकदम नाराज़ हैं। नाराज़ छोड़िए, मोदी जी के सामने खड़े हुए हैं, सारे विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 123 सीटें जीती थी, असेसमेंट रिपोर्ट जो बीजेपी का खुद असेसमेंट है, 123 में 123 फंसी हुई हैं। और अमित शाह और मोदी को नहीं मालूम कि इस 123 में वो जीतेंगे कितनी। तो दोस्तों आपने देखा कि 2019 में जहां पूरे देश में या देश के एक बड़े हिस्से में कमल खिलता चला जा रहा था, या आप यूं कहें कि जो पूरा मानचित्र था भारत का, वो भगवा जैसे रंग से रंग दिया गया हो, इस बार स्थिति एकदम पलटी हुई लग रही है। और बीजेपी खुद असेस कर रही है कि उसकी जो मजबूती है, उसका जो स्ट्रांग होल्ड है, 5 राज्यों में था जो मैंने आपको बताया। अब खबर यह है कि मोदी जी ये जो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं भ्रष्टाचार पे, इसके पीछे की जो सोच है, जो बीजेपी के जानकारों का कहना है, उनका ये कहना है कि एक तीर से दो शिकार मोदी जी करना चाहते हैं। एक तो वो देश को मैसेज देना चाह रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दिया, और जो उन्होंने 2014 में कहा था, 24 आते आते उन्होंने कर देखा। जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, परिवारवादी हैं, सबको मैंने जेल में डाल दिया, चाहे वो तेजस्वी हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो फिर केसीआर की बेटी हों, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हों, चाहे फिर वो राहुल गांधी ही क्यों ना हो, सबको मैंने जेल भेजा है। और वो ये भी कहेंगे कि जब मैंने इन सबको जेल भेजा तो ये मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए, सारे भ्रष्टाचारी परिवारवादी मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए और मुझे गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कब्र खोद दो मोदी की। ऐसा वो बोलेंगे, फिर से वो एक विक्टिम कार्ड खेलेंगे। इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी, इस बार कार्ड चलेगा, विक्टिम कार्ड। अब इसका कितना असर होगा, मुझे लगता है कि अगर यही स्थिति बरकरार रही, कर्नाटक के बाद तेलंगाना, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, ये जो सेमीफाइनल है 24 के फाइनल से पहले, इन राज्यों में मोदी शाह की क्या परफॉर्मेंस रहती है, अगर एक के बाद एक अगर ये प्रदेश हारते चले गए तो फिर इस विक्टिम कार्ड में भी दम नहीं रहेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि बीजेपी किस तरह से सिमटती चली जा रही है, और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि मोदी जी ने वक्त से पहले ही विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। कर्नाटक एक तात्कालिक कारण हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो उसकी पीछे वजह है वो यही है कि कमल कई राज्यों में मुरझाता हुआ दिख रहा है। और अगर बीजेपी 5 राज्यों में सिमटती है, या 5 राज्य ही उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं जिसमें गारंटी नहीं है, कम से कम मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आने वाले समय में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर बीजेपी की परफॉर्मेंस सही नहीं होती है, तो आपको मई में, अगले साल मई में जो नतीजे आएंगे मोदी जी की शपथ को लेकर, उसकी इबारत आपको दिसंबर में इसी साल दिख जाएगी कि होने क्या जा रहा है। और यही परेशानी का सबब मोदी जी के लिए है, अमित शाह के लिए, नड्डा के लिए, गुजरात लॉबी के लिए, कि क्या वाकई
शपथ मोदी जी 2024 में फिर से ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। कैसा लगा आपको वीडियो? मैं चाहूँगा कि आपकी प्रतिक्रिया है, आपकी स्टोरी आइडियाज़ हैं, और इस वीडियो को इसलिए शेयर करिए क्योंकि गोदी मीडिया आपको कंफ्यूज करती, मिसलीड करती है कि मोदी जी अभी भी उतने ही स्ट्रांग हैं जितने 2019 में। स्थिति ऐसी नहीं है। कम से कम आंकड़ों से, राजनीतिक परिस्थितियों से, विपक्ष की एकता से और बहुत से और भी पैमाने हैं जिससे जाहिर हो रहा है कि मोदी जहां 2019 में खड़े थे वहां आज नहीं खड़े। बहरहाल ये आज का वीडियो था, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आपने बेल आइकॉन क्लिक नहीं किया तो उसको क्लिक करिए, नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों से कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके हौसले हिम्मत से मैं बोल पाता हूँ, इसलिए आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत रहती है। इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से भी कहिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।